सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में मित्रों आपका स्वागत है। मैं आपको विजेता इसलिए कहता हूं कि मेरा पक्का यकीन है यदि आप अनुशासन के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप रोज काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप मेरी बातों पर गौर किया करो, आप इन पर यकीन करके एक बार अप्लाई करके देखिए, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। तो आज की वीडियो में हमने महान बदलाव किया है। ये बदलाव है, हम नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिस सेक्शन का नाम है संविधान। तो संविधान को सारे के सारे संविधान को हम टॉपिक नंबर 1 से टॉपिक नंबर अंत तक करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के दृष्टिकोण से हर टॉपिक के 25% में कराऊंगा और उनका आप लोगों को दूंगा मैं पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरी की पूरी चीजें जो उसका डिस्कशन और उसकी सारी की सारी डिटेल्स। तो ये जो वीडियो है ये सफल रहेगी, ये कामयाब रहेगी। इस वीडियो ये उन चीजों के लिए जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, हाल फिलहाल यूपी एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी ये सारी वीडियोस बहुत ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि यूपी एसआई वाले पेपर में भी संविधान के कम से कम 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए मित्रों हम शुरू करते हैं एक नई शुरुआत आज की, और उसका नाम है संविधान। तो देखिए 25 क्वेश्चन है यहाँ तक और ये 25वां क्वेश्चन है। यहाँ से हमें यहाँ से शुरू करनी है। एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसके बारे में थोड़ी डिटेल लिखनी है। क्वेश्चन है संविधान का आधारभूत लक्षण क्या है। तो आप इसको ऐसे जानेंगे कि भारत का एक संविधान है, संविधान का आधारभूत लक्षण क्या है। आज हमने एक टॉपिक नहीं लिया है, कोई नहीं तो टॉपिक का नाम दिया होता, ये केवल तथ्य हैं। तो संविधान का आधारभूत लक्ष्य है संप्रभुता, अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। ये 4 चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इन चारों चीजों को हम आगे की वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए संविधान के आधारभूत लक्षण है संप्रभुता, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा। तो संघीय प्रणाली क्या होती है ये तो मैं इसी में समझा दूंगा, बाकी की चीजें मैं प्रस्तावना वाले चैप्टर में समझाऊंगा जो कि कल होगा। तो ये चीज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमने कर लिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा विजेताओं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे मिटा दिया मैंने, और अगला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये कह रहा है स्थानीय सरकारें किस चीज का आधार है। ये सारे के सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए एक सब क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार होती हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कई बार कि निम्न में से क्या लोकतंत्र का प्रमुख आधार माना जाना चाहिए। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन, इस तरह की परिभाषा दी गई है। अर्थात जिसमें जनता स्वयं शासन चलाती है किसी अन्य माध्यम से। वो बात करेंगे इसका क्या अर्थ है। तो स्थानीय सरकारें का मतलब है पंचायतें। याद समझ लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायतें। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार कि स्थानीय सरकार से क्या मतलब है। स्थानीय सरकार से मतलब है ग्रामीण लोगों को काम करने के अवसर दीजिए, वो देश का विकास कर सके, गांव का विकास कर सके। यदि इसी आधार पर गांव में पंचायतों की स्थापना की गई थी। आपको याद होगा गांव में पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 40 तथा अनुच्छेद 243 में पंचायतों का उल्लेख है। ये हम बात कुछ वीडियोज में पहले में कर भी चुके हैं। अगर आप हमारी वीडियोज हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आप जीके बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जीके टॉप 25 क्वेश्चंस नाम से एक प्लेलिस्ट पढ़िए जिसमें 20 वीडियोज हैं। उन 20 वीडियोज के माध्यम से कम 2000 प्रश्नों का मैंने एक संग्रह दिया है। वो प्रश्न पहले पेपरों में 10वीं बार आ चुके हैं। ऐसे ही ये प्रश्न है जो कि अब से पहले 10वीं बार कम से कम परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 25वां क्वेश्चन हमने कर लिया है, इतना ही जानना है 25। अब देखिए न्यायिक समीक्षा संविधान में कहाँ से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा होती है, न्यायिक समीक्षा का मतलब है जो कानून बनाया गया है उस कानून का रिव्यू किया जा सकता है, उस कानून को देखा जा सकता है कहीं इसमें कोई गलत तो नहीं हो गया है। इसी बात को न्यायिक समीक्षा, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, याद रखना है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है, लिख लेना आपको उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया है आपको। अगली बात लिख लीजिए, आधारभूत लक्षण को हमने कर लिया। अभी आधारभूत लक्षण के बारे में कर लिया। विधि का शासन कहां से लिया गया है। भारत के संविधान में विधि का शासन अपनाया गया है। विधि का मतलब होता है कानून का राज। विधि का शासन का मतलब है कानून का राज।
तो भारत में कानून का राज है, इसका मतलब है भारत में विधि का शासन है। भारत में विधि का शासन भारत के संविधान में कौन से संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन भारत के संविधान में लिया गया है। विधि के शासन का मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष अर्थात कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सभी नागरिक, विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, समान हैं। ये परिभाषा है विधि के शासन की, कि कोई भी विशिष्ट व्यक्ति नहीं है विधि के सामने, कानून के सामने सभी लोग समान हैं। कानून सभी लोगों के लिए समान होता है, समान रूप से लागू होगा कानून, ये मतलब है इसका। तो प्रश्न भी हो गया वैसे, ये मतलब है इसका, लेकिन आपको केवल इतना याद कर रखना है विधि का शासन कहाँ से लिया गया है। तो विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप हाउसहोल्ड पेपर करते हैं तो आपको मालूम होगा ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। तो ये उस सेक्शन में आता है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संघवाद कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न है। भारत के संविधान में संघवाद या भारत में अपनाई गई है, भारत में अपनाई गई है संघीय व्यवस्था, भारत में अपनाई गई है संघीय व्यवस्था। संघवाद का मतलब है संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में संघवाद लिया गया है कनाडा के संविधान से, याद रखना कनाडा। ठीक है, बात करेंगे अभी इसमें आने वाली है संघवाद की असली पहचान क्या है, क्या मतलब है संघवाद का। विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। ठीक है, ये बात दोबारा लिख दी गई है, बेसिकली इसकी जगह आप लिख लीजिए भारत में एकल नागरिकता कहां से ली गई है। प्रश्न बदल लेते हैं, भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, यह प्रावधान कहां से लिया गया है? तो यह प्रावधान लिया गया है भारत के संविधान में ब्रिटेन से। भारत में जो व्यक्ति रहता है उसकी एकल नागरिकता होगी, वह केवल भारतीय ही होगा, चाहे वो किसी भी राज्य में निवास करता हो। इस बात को ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना है, एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? उत्तर है इसका ब्रिटेन से ली गई है। मिनी संविधान किसे कहते हैं? याद रखना है 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया, इसको कहते हैं मिनी संविधान। ऐसा इसे क्यों कहते हैं? मिनी संविधान का मतलब छोटा संविधान, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से संविधान में बहुत बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा संविधान संशोधन किए गए थे। इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा संविधान संशोधन किए गए थे, इसे संविधान मिनी संविधान कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है पेपरों का, आप इसे करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ये आपको बहुत अधिक मदद करने वाला है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, देखिए प्रश्न इस तरीके से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, सॉरी, लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण कहाँ होता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण होता है समाजवादी देशों में, समाजवादी व्यवस्थाओं में होता है। इसका क्या मतलब होता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का एक जगह एकत्र होना, शक्तियों का एक जगह एकत्र होना, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। ये कहाँ होता है? समाजवादी देशों में होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? एक पार्टी के पास सारी शक्ति होती है, एक पार्टी ही होती है पूरे देश में और उसी पार्टी के पास सारी शक्ति होती है, ऐसा समझना है आपको। इसका मतलब है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण समाजवादी देशों में होता है। कौन कौन से देश हैं? जैसे चीन है, चीन समाजवादी देश है। रूस है हमारे, रूस भी समाजवादी देश है, वहां पर भी एक पार्टी है। उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया में भी एक ही पार्टी है, उत्तरी कोरिया। क्यूबा एक और देश है, क्यूबा,
यहाँ पर भी एक ही पार्टी का शासन है, सारी शक्तियां एक ही पार्टी के हाथों में हैं। तो देखिए हमने कौन कौन लिखा, चीन, रूस, उत्तरी कोरिया, क्यूबा। ये भी प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पे समाजवाद को अपनाया गया है। भारत में भी समाजवाद को अपनाया गया है, परंतु भारत का जो समाजवाद है इस तरीके का समाजवाद नहीं है। भारत का समाजवाद इससे अलग समाजवाद है, जिसकी व्याख्या हम करेंगे उद्देशिका वाले चैप्टर में, क्योंकि आज उद्देशिका वाला चैप्टर नहीं है, आज संविधान के सामान्य प्रश्नों की क्लास है। तो याद रखना, भारत में भी समाजवाद अपनाया गया है, लेकिन इस तरीके का समाजवाद जिसमें लोकतांत्रिक केंद्रीकरण नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण नहीं है, परंतु हमने इन देशों की बात की है। तो आपने ये लिस्ट भी बना ली होगी, ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। आगे देखिए, संघीय प्रणाली में क्या होता है। संघीय प्रणाली में क्या होता है, केंद्रीय विधायिका के 2 सदन होते हैं। आप लिख लीजिए, इसमें होते हैं केंद्रीय विधायिका के 2 सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। ये है संघीय व्यवस्था। संघीय प्रणाली जो भारत में, संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। तो संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका के 2 सदन होते हैं। तो भारत में कौन कौन से सदन हैं, भारत में सदन है लोकसभा और राज्यसभा। याद रखना, इसका मतलब है राज्यसभा और इसका मतलब है लोकसभा के 2 सदन होते हैं। भारत में जो संसद है 3 चीजों से मिलकर बनती है, एक है हमारे राष्ट्रपति, लेकिन सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यही मैंने बताया संघीय प्रणाली क्या होती है। संघीय प्रणाली की पहचान शक्तियों का विभाजन होता है, ये भी लिख लेना। जहां पर संघीय प्रणाली होती है वहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है, वहां पर शक्तियों का विभाजन होता है, ये हम कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, भारत की जो संविधान सभा बनी, जिसको भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का जिम्मेदारी सौंपी गई, वह थी संविधान सभा। संविधान सभा के जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, वो थे BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार का नाम था BN राव। और ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेट आप याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेट है। 11 दिसंबर को कई सारी बातें हुई। 11 दिसंबर को ही संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। चलिए इसे मिटा दिया हमने। अब हम लोग आ जाते हैं इस तरफ, हमारी सारी जगह खाली हो चुकी है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, देखिए 2 क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को। लेकिन एक क्वेश्चन होता है, भारत का संविधान कब अपनाया, तो संविधान कब अपनाया, भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। संविधान दिवस कब मनाते हैं, एक क्वेश्चन होता है, संविधान दिवस कब मनाते हैं, उत्तर है 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये बात खत्म हो गई। ओके, अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक अधिकार हैं, ये बहुत आता है प्रश्न, राजनीतिक अधिकार हैं। तो देखिए, वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, तथा चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है, और चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते रहता है। अब फिर आगे संघीय व्यवस्था, अभी हमने किया था, तो संघीय व्यवस्था में यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ ठीक से क्या होती है संघीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, अच्छा ठीक कोई बात नहीं। संघीय व्यवस्था देख लीजिए, संघीय व्यवस्था है
देखिए संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है। पहली बात तो होती है शक्तियों का बंटवारा। ये चीज की आप लिस्ट बना लें, शक्तियों का बंटवारा होता है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है, शक्तियों का बंटवारा। दूसरी विशेषता होती है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता होती है शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। ये दो शक्तियों का विभाजन कौन करता है? शक्तियों का विभाजन कौन करता है? संविधान। शक्तियों का विभाजन लिखित में होता है तथा संविधान के द्वारा होता है। ऐसा मैं समझा देता हूँ। भारत में शक्तियों का विभाजन है। भारत में सरकारें 3 स्थानों पर काम करती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा पंचायतें। समझ लेना, सरकार, भारत में शक्तियों का बंटवारा कैसे है? सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। केंद्र स्तर पर काम करती है सरकार, दूसरा राज्य स्तर पर काम करती है सरकार, तीसरा ग्राम स्तर पर काम करती है सरकार, जिसका प्रतिनिधि प्रधान होता है। प्रधान की मदद से सरकार ग्रामीण स्तर पर काम करती है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे और ये सारी चीज नोट कर पा रहे होंगे जस की तस। इनको बेटा ऐसे ही याद कर लेना। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं क्लासेस। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस प्रारंभ कर दी हैं अपनी तरफ से। आप मेरे साथ लगिए, मैं आपको पास कराऊंगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, याद रखना है आपको। जब भारत आजाद हुआ तब भारत में 4 प्रकार के राज्य होते थे, ABCD, याद रखना है, ऐसा लिख लेना। जब भारत आजाद हुआ था 4 तरह के राज्य होते थे, ABCD, 4 प्रकार के। 1956 में जब राज्यों का पुनः गठन हुआ तो वह 4 प्रकार के राज्यों की व्यवस्था को समाप्त करके एक नई व्यवस्था लाई गई, जिसमें 2 प्रकार के राज्यों की स्थापना की गई। 2 प्रकार के राज्य बनाए गए, 2 प्रकार के राज्य बनाए गए थे, ठीक है। और 2 प्रकार के राज्य कौन कौन से बनाए गए थे? एक तो बनाए गए थे राज्य, और दूसरा जो काम किया गया था वो बनाए गए थे केंद्र शासित प्रदेश। 2 प्रकार के राज्य बनाए गए। तो यहाँ पर जो राज्यों की संख्या थी 14 बनाए गए थे तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 6। देख लीजिए क्या हुआ था 1956 में। सन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ये क्वेश्चन आता है, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 में हुआ। कितने राज्य बनाए गए? 14। कितने केंद्र शासित बनाए गए? 6। तथा कितने प्रकार के राज्य बनाए गए? तो डिवाइड किए गए 2 तरह, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। बात खत्म हो गई। देखिए इसी बात के लिए मैंने कहा था ये वह प्रश्न है जो सीधे पेपर में आते हैं। हम यहाँ पर कंसेप्ट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र बना, क्योंकि इस दिन भारत ने अपने संविधान को जो है अपनाया था। बात खत्म। लोकतांत्रिक प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? ठीक है, लोकतांत्रिक प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, शासन का संचालन करती है।
शासन का संचालन करती है। देख लीजिए पढ़ के, ऐसी व्यवस्था जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि अर्थात रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से शासन का संचालन करती है, उस व्यवस्था को कहते हैं लोकतांत्रिक प्रभुसत्ता। लोकतंत्र भी है और प्रभुसत्ता भी है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में भारत है, अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में भारत है। तो आगे बात प्रस्तावना की हम बात कर रहे थे, परंतु हम प्रस्तावना नहीं कर रहे हैं, कल की क्लास में हम करेंगे प्रस्तावना, पहला चैप्टर। ठीक है, तो प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी। ठीक है, प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, ऐसा आप लिख लेना। पहला तो कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको इसी तरीके से इसी क्रम में याद भी करना है। भारत की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है कि भारत एक सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक सर्वसत्ताधारी है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। सारी व्याख्या हम लोग प्रस्तावना में करेंगे। ये सारी व्याख्याएं उसमें बात करेंगे क्या होता है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे। हाल फिलहाल आप इतना ही लिख लीजिए इसके बारे में। 42वां संविधान संशोधन 1976 अभी हमने किया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसको मिनी संविधान कहा जाता है। इसके बारे में एक चीज बहुत स्पेशल है और वो जो चीज है जो स्पेशल यहाँ पर लिखवानी है कि अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये भी प्रश्न आता है, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ और ये संशोधन कब हुआ? ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ओके, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और इन 3 शब्दों को मैं आपको लिखवा रहा हूं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया। ये तीनों के तीनों शब्द संविधान में पहले नहीं थे। इन तीनों शब्दों को संविधान में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के समय ये संविधान संशोधन हुआ था। उन्होंने प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ दिया जो कि पहले संविधान में नहीं थे। ये क्वेश्चन 20 बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में संविधान बनते समय नहीं था। इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। ये तीनों याद कर लीजिए। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार, 1942 में। 1976 में संविधान संशोधन हुआ है। अगली बात देखिए, भारत प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राज्य है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। भारत प्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। ये सारे प्रश्न रिपीट कर करके पूछे गए हैं। वही बात प्रस्तावना में दी गई। देखिए,
प्रस्तावना में क्या क्या स्वीकार किया गया है, प्रस्तावना में संविधान के बारे में क्या क्या स्वीकार किया गया है, कौन कौन सी बात को। अब पहली बात तो आप समझ लीजिएगा कि प्रस्तावना ही बताती है कि भारत की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार लोकतांत्रिक है। प्रस्तावना के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है कि सरकार लोकतांत्रिक है। ठीक है, भारत का जो समाज है लोकतांत्रिक है। भारत में लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की गई है प्रस्तावना के द्वारा। ओके, प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, प्रस्तावना न्याय, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व से ओतप्रोत है। मतलब अरे इसका क्या मतलब होगा, बंधुत्व से ओतप्रोत है, जैसे सही है, ओतप्रोत है। लोकतंत्र के आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में। प्रस्तावना के अंदर लोकतंत्र के आदर्शों की झलक प्राप्त होती है। ठीक है, लोकतंत्र के आदर्श प्रस्तावना में दिए गए हैं। ओके, प्रस्तावना से ही संविधान के लक्ष्य का पता चलता है, संविधान का लक्ष्य पता चलता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, पता चलता है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो क्वेश्चन यही आता है कि संविधान का हमारे का लक्ष्य क्या है, यह बात संविधान में कहाँ मिलेगी। भारत एक लोकतंत्र है, यह संविधान में कहाँ मिलेगी, प्रस्तावना में। भारत न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व से ओतप्रोत है भारत का संविधान, ये कहाँ मिलेगी, प्रस्तावना में। भारत में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित किया गया है, भारत की सरकार लोकतांत्रिक है, ये सब कहाँ मिलेगा। संविधान का लक्ष्य क्या है, संविधान बनाने वालों का लक्ष्य क्या था, ये कहाँ मिलेगा, ये संविधान में मिलेगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न सब चर्चाओं के माध्यम से हमारे दिमाग में आ पाते हैं, रुक पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और अगले क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, देखिए यहां से ले लिया है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी थे, ये याद रखना है, ये अस्थायी थे, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें अस्थायी सदस्य बनाया गया। सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसे याद रखना है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बात करते हैं, चलिए आगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सुझाव कब दिया गया, तो 1919 के जो अधिनियम बनाया था अंग्रेजों ने, 1919 के अधिनियम में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया था। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अब हमारे संविधान में है। यदि आपको मालूम है तो मुझे एक बार कमेंट में लिखकर अवश्य भेजें कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन से संविधान में, कौन से अनुच्छेद में हैं। चलिए, संविधान सभा के सदस्य थे, मतलब कहां से आए थे संविधान सभा के सदस्य, ये प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे।
ये प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, तो अब संविधान सभा का गठन कब हुआ था, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। किस आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना आई थी एक, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए यहाँ पर और है, यूके का संविधान अलिखित संविधान है। ऐसा भी पूछा जाता है दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रिटेन, जहां से हमारी एकल नागरिकता प्राप्त की गई है। अंतिम क्वेश्चन है, सरकार एकात्मक पद्धति कैसी होती है? एकात्मक पद्धति ऐसी पद्धति होती है जहां पे केंद्र सरकार बहुत अधिक ताकतवर होती है, वहां पर एकात्मक शक्ति होती है। ये छोटे छोटे प्रश्न थे जो मैंने आज आपको लिखवाए। इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लेना। थोड़ा सा और मैं यहाँ पर लिखवाना है, 1 2 4 चीजें, उन चीजों को लिखवा देते हैं। देखिए लिख लीजिएगा, संविधान सभा के चुनाव, हम लिख रहे हैं संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, याद रखना है। अभी मैंने लिखवाया किसके आधार पर हुई संविधान सभा की गठन, उसके आधार पर, उसके कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को सभा का काम पूरा हुआ, याद रखना है। सभा का काम पूरा हुआ, इसने संविधान को बनाकर तैयार कर लिया। ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकारा गया या अपनाया गया। तो मित्रों आज की वीडियो खत्म हो गई है। ये वीडियो है स्पेशली उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई या उन सभी छात्रों के लिए जो संविधान की तैयारी करना चाहते हैं, जो आने वाले भविष्य में बहुत सारी चीजों की तैयारी करना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इन वीडियोज को देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाना मित्रों। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।